Assalamu alaikum everyone, and thank you very much for joining me again. ये मेरा कोई तकरीबन 8वां या 9वां प्रोग्राम है मुसलसल हर इतवार को। और वो सब लोग जो मुझे हर दफ़ा जॉइन कर रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, उन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया। ये आपकी सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा मोटिवेट होता हूँ कि मुझे दोबारा आना चाहिए और किसी नए टॉपिक पे बात करनी चाहिए। आज का जो मेरे मौज़ू हैं वो 2 हैं। एक मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के इंतकाल के बारे में बात करूँगा, बट सिर्फ़ ये नहीं बल्कि ये कि कैसे कौम ने उस बारे में रिएक्ट किया। तो ये मेरा पहला सेक्शन होगा अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव और मैं इस चीज़ को कैसे डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। और दूसरे सेक्शन है मेरा लेट्स गेट पॉलिटिकल, थोड़ा सियासी हो जाएँ और उसमें मैं बात करूँगा कि ये जो ड्रामा चल रहा है इस वक़्त और बातें हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आईएसआई के चीफ को नहीं अपॉइंट किया गया, नोटिफ़िकेशन नहीं आया। इस बारे में थोड़ी सियासी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूँ, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप मुझे जॉइन कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग ज़ाविया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते पाकिस्तानी कौम को एक ह्यूज सेटबैक हुआ और एक ह्यूज नुकसान हुआ और वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के इंतकाल के साथ। अब ये बात तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम आइडेंटिफ़ाई करें कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्या-क्या कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान के लिए उन्होंने कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए। मैं सिर्फ़ एक बात करना चाहूँगा कि अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें और जो भी 70-75 साल की हमारी हिस्ट्री है, तो जब तक पाकिस्तान ने एटॉमिक एक्सप्लोजन्स नहीं की थी, पब्लिकली लोगों को नहीं पता था, अनाउंस नहीं किया था, तब तक हम इंडिया के साथ 3 लार्ज स्केल्स जंगें लड़ चुके थे और बहुत सारी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ उनके साथ होती रहती थी। लेकिन जब से 1998 में हमने ये एक्सप्लोजन्स किए, उसके बाद से एक डिटरेंस आ गया और वो उस डिटरेंस की वजह से कोई लार्ज स्केल्स वॉर नहीं हुई है। अभी रिसेंटली 2 ढाई साल पहले जो फरवरी में जो एस्केलेशंस हुई और इंडियन एयरक्राफ्ट आए, उसमें भी इंडिया ने अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मैक्सिमम जो वो तमाशा कर सका वो ये कि कुछ जहाज़ों को भेज के, कुछ पेड़ों को गिरा के और अपना इलेक्शन उन्होंने जीत लिया। लेकिन कोई लार्ज स्केल मैसिव उन्होंने एक्सकर्जन नहीं की हमारी तरफ और हमें इन चीज़ों से बचा के रखा। तो अगर सिर्फ इस एक एंगल को हम देखें, तो हमारे पास बेतहाशा रीज़न्स हैं कि हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का शुक्रिया अदा करें और उनकी एक्नॉलेजमेंट और उनके कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करें। और जिस हद तक हम ये बात कह सकें कि वो मोहसिन पाकिस्तान है, ये बेहद बगैर किसी शक व शुबह के ये बात गलत नहीं है। लेकिन मेरा जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो इस बारे में है कि हमारे पास क्या एक ही मोहसिन पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। 70-75 साल में इतने सारे आबादी और इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया होगा। लेकिन इससे पहले कि हम और लोगों की तरफ मैं जाऊं, मैं उनकी खिदमात को एक्नॉलेज करने के साथ साथ और इस बात को एक्नॉलेज करने के साथ साथ कि पाकिस्तान का बहुत बेतहाशा नुकसान हुआ है, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो ये कि जहां कहीं से चिंगारी धुआं उठता है, चिंगारी नजर आती है, तो वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होती है। हमें हिस्ट्री में देखने की जरूरत है और वो ये है कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हमें ये भी तो सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसा हुआ कि सडनली सबसे पहले हम पे इल्जाम लगने लगे कि हम अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट हम उनसे मिसाइल्स के इंजन और दूसरी चीजें ले रहे हैं, क्योंकि हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारे मिसाइल प्रोग्राम में भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मेजर रोल था। फिर उसके बाद हम पे इल्ज़ाम लगा कि हमने ईरान को और उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करने की कोशिश की है, विच इज़ अराउंड 1987 एंड 1989 की बात है। लेकिन इस सारी चीज़ में, इस सारी बात में जो बहुत बेतहाशा वज़न आया और जिसने पाकिस्तान को बहुत इमेंस प्रेशर में डाला, वो तब हुआ कि जब 2003 में लीबिया ने जो कज़ाफ़ी था उसका जो बेटा था, उसने यूएस के साथ एक डील की
اور اس ڈیل کے تحت اس نے یہ طے پایا کہ US لیبیا کو سپورٹ کرے گا اور اس کے بدلے میں لیبیا اپنا بنا بنایا جو بھی پروگرس انہوں نے کی تھی نیوکلیر پروگرام پہ، وہ سارے سینٹریفیوجز جتنی چیزیں انہوں نے بنائی تھی وہ US کو ہینڈ اوور کر دیں کہ جب ان کے ہاتھ میں وہ سالڈ ثبوت آ گئے، کیونکہ آف کورس نارتھ کوریا سے ڈائریکٹ ڈیل تو وہ کرتے نہیں تھے، ایران کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ڈیل کرتے نہیں تھے، لیکن لیبیا نے جب اپنی ساری چیزیں اٹھا کے ان کے حوالے کی تو ان کے پاس وہ سالڈ ثبوت آئے کہ یہ سارے ڈیزائن، یہ ساری اسپیسیفیکیشن تو کنیکٹ کر رہی ہیں ایک قوم کو لیبیا کے ساتھ۔ اب میں نے بہت کیئرفلی یہ ورڈ یوز کیا ہے، ایک قوم کو لیبیا کے ساتھ، کیونکہ میں بہت سالڈلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ عبد القدیر خان اکیلے تو یہ کام کر نہیں سکتے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، کہیں پہ بھی کوئی ایک سائنٹسٹ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ جا کے دوسرے ملکوں کو ہیلپ کرے۔ یہ کام جیسے جو نارتھ کوریا والا ایپیسوڈ ہے اس کے بارے میں تو عبد القدیر خان صاحب نے خود 2008 میں یہ الزامات لگائے کہ یہ کام بے نظیر بھٹو کے کہنے پہ کیا گیا کیونکہ بے نظیر بھٹو وہاں سے میزل ٹیکنالوجی لینا چاہتی تھی پاکستان کے لیے۔ سو اگین ہنٹ آ گئی کہ اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی شامل تھی اور ملٹری لیڈرشپ بھی شامل تھی۔ لیبیا کے لیے یا ایران کے لیے بھی موسٹ پروبلی یہی بات ہوئی ہوگی کہ کوئی فیکشن ہوں گے جو انہوں نے سپورٹ کر رہے ہوں گے، لیکن آف کورس ہی واز دی ہیڈ اور کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اور اسی لیے 2004 میں جب یہ ایویڈنسز پرووائڈ کیے گئے تو مشرف نے ایک اسکیپ گوٹ نکالی، اس نے ایک راستہ نکالا۔ نا میں آئی مسٹ ٹیل یو کہ میں آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف پرویز مشرف اور میں بالکل بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں بڑے بڑے سیلفش لوگ آئے، بہت بڑے بڑے سیلفش لوگ آئے، لیکن مشرف جیسا سیلفش اور سیلف سینٹرڈ اور ایگوئسٹک پرسن ابھی تک نہیں آیا، اور اس کی بے تحاشا مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ لیکن لیٹس سے کہ اس نے یہ کام اپنی سیلف کے لیے نہیں کیا، پاکستان کے لیے کیا، اور اس نے ایک راستہ نکالا اور اس نے عبد القدیر خان صاحب سے کہا کہ آپ جا کے یہ پورا الزام اپنے سر پہ لے لیں اور آپ آئیں پبلک اپالوجی کریں، جو انہوں نے اراؤنڈ 2004 میں 4 فیبروری کو کی، اور اس کے بعد وہ ہاؤس اریسٹ میں چلے گئے۔ اور آف کورس جو بھی اس کے پیچھے میکانزم ہوگا اس کو بند کر دیا گیا ہوگا، باقی لوگوں کو بچا لیا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس میں ملٹری کے لوگ شامل ہوں، ان کا نام نہیں آنے دیا گیا یا باقی گورنمنٹ کا نام نہیں آنے دیا گیا، اور کوشش یہ کی گئی کہ یہ ڈفرنٹ پرسپیکٹو سے انڈیویجول ایفرٹ نظر آئے۔ جیسے بالکل آپ کو مشرف کی سوچ سے یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جیسے کارگل میں جب ہم نے اس کو جا کے کیپچر کیا اور پاکستان فوج نے اس کو انکرجن کیا، تو مشرف کی پوری پلاننگ کیا تھی کہ یہ مجاہدین ہیں جنہوں نے آ کے یہ کام کر لیا، اور پاکستان کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ اس کو وہ آفیشیل فوج ڈکلیئر نہ کرے۔ موسٹ پروبلی یہی کام اس نے وہاں پہ بھی کیا۔ اب جو چیز میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تھا، یعنی ایز اے ریسپانسبل نیشن اس وقت کے لیڈرز کو، چاہے وہ ملٹری لیڈرز تھے یا پولیٹیکل لیڈرز تھے یا وہ عبد القدیر خان صاحب خود تھے، ان سب کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ اگر ایز اے پاکستان جب ہم نے یہ پاور حاصل کی ہے تو پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہے، اور پوری دنیا بہت سینسٹیو ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پھیلے نہیں۔ اگر ہم اس وہم و گمان میں تھے کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کچھ ہوگا نہیں، تو ان کے نائب ہونے پہ اور ان کے معصوم ہونے پہ تو میں ان کو سلامی پیش کر سکتا ہوں، سب کے سب کو۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں بہت اچھی طرح سے میں تو سالڈلی اس بات کو یقین کرتا ہوں کہ یہ ان سب لوگوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ فگر ہیڈ عبد القدیر خان صاحب ہیں تو وہ اس کو اپنے اوپر لے لیں اور پھر ان کو ہاؤس اریسٹ میں لایا جائے اور پھر وہاں سے بات ختم کر دی جائے، کیونکہ اگر ان کو حوالے کیا جائے گا اور فردر ڈاکیومنٹیشنز پرووائڈ کی جائیں گی تو بات بہت دور تک جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی بات ہے کہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ جی وہ عافیہ صدیقی واپس کیوں نہیں آ رہی۔ عافیہ صدیقی اگر واپس آ جاتی ہیں تو بات بہت دور تک جائے گی، کیونکہ یہ بھی پھر پتہ لگانا پڑے گا کہ کس نے پکڑ کے، امریکنز خود تو نہیں آئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے، تو کس نے پکڑ کے ان کو حوالے کیا، کون کون سے ادارے اس میں شامل تھے، کون کون سے لیڈرز اس میں شامل تھے، کن کن لوگوں نے ان باتوں کا اپروول دیا تھا۔ تو وہ سارے لوگ جو نعرے مارتے پھرتے ہیں ان کے سامنے یہ بات کھل کے آ جائے گی کہ کچھ ادارے جن کی وہ بہت بڑھ کے تعریفیں کرتے ہیں وہ اس میں
फुल दस्तानों के साथ शामिल थे। इसी तरह उस बात को भी छुपाया गया। लेकिन मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये है कि हमारी एज अ कौम एक अजब फितरत है, एक अजब फितरत। हालांकि हमारे मजहब की ये फितरत नहीं है और हमें सिखाया भी नहीं गया है कि हम ऐसा कुछ करें, लेकिन हमारी एक अजब फितरत है। शायद हमारे पिछले कल्चर से आती है, या हम हिंदुओं के साथ रहे हैं और उनके साथ ये बात आती है। हम एक्सट्रीम्स पे खेलते हैं, या तो कोई शख्स अच्छा होता है और या कोई शख्स बुरा होता है, बीच में कोई बात होती ही नहीं है। अगर अब्दुल कदीर खान साहब ने हमारे लिए बहुत सारी खिदमात पेश की हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो बस हम उसी चीज पे फोकस करेंगे और हम ये बात मानेंगे ही नहीं और एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम उनको सॉर्ट ऑफ खुदा बना लेते हैं, छोटे खुदा, क्योंकि इनमें तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अगर कोई चीज गलत कर रहा है तो उसको बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ी कर देते हैं और ये कहते हैं कि इसमें कोई अच्छाई की गुंजाइश है ही नहीं। और ये वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो मैं चाहता हूं कि मेरी कौम बदल ले। ये जितनी डेवलप नेशंस आप देखते हैं, इन सब में एक बड़ी बात कॉमन है। ये लोगों को उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे एक्नॉलेज करती हैं, लेकिन उन स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस पे उनको एक्नॉलेज करती हैं, उनकी तारीफें करती हैं, उनका शुक्रिया अदा करती हैं, उनको रिकग्नाइज करती हैं। बट अगले ही दिन अगर वही शख्स कोई काम गलत करे तो उसकी गलती भी पिन पॉइंट करती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप उनको खुदा बना लें। और हमारे हम मुसलसल सिर्फ यही एक रीत है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों। अगर कोई इमरान खान को फॉलो करता है तो वो उसको ऐसे पेडेस्टल पे बिठा देता है कि वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। अगर कोई नवाज शरीफ को फॉलो करता है तो वो कहता है कि सब कन्विक्शन होने के बावजूद भी ये गलत हो ही नहीं सकता। हमें इन रिवायतों को बदलने की जरूरत है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि अगर कुछ हुआ था तो कुछ तो कोई तो चीज थी जिसने इस बात को इस नहज पे पहुंचाया कि एक मिलिट्री गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा कि उनसे अपॉलॉजी कराते। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। हम हकीकत नहीं जानना चाहते। हम वो सोई हुई कौम है जो हमेशा पास्ट में रहते हैं और कभी हकीकत जानना नहीं चाहते, कभी सवाल पूछना नहीं चाहते। तो हमें ये बदलने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 75 साल, 74-75 साल हमें हो गए और हमारे पास कोई हीरोज ही नहीं आते। अभी मैं किसी की बात सुन रहा था, उसने कहा कि भाई कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के बाद अब एक बड़ा लीडर आया है, एक बड़ा मोहसिन पाकिस्तान आया है। तो 70-75 साल के पूरी कौम झग मार रही थी, किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, किसी ने कोई काम नहीं किया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान खुद ब खुद उठ के जहां पे था 1947 में, वहां से अब इस नहज पर पहुंच गया। हमें ये रवैया भी बदलने की जरूरत है। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुदा बना लें, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको एक्नॉलेज करना सीखें। जरूरत नहीं है कि जब लोग मर जाएं, चाहे मोइन अख्तर हो, उमर शरीफ हो, कोई और हो, तो तब हम जाके उनको एक्नॉलेज करें। लोगों को उनकी जिंदगियों में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए एक्नॉलेज कीजिए, पर खुदा मत बनाइए उन्हें। ये मत कहिए कि तो गलत कर ही नहीं सकता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है इस शख्स से कोई गलती हुई हो और मैं शायद जानना नहीं चाहता उस गलती के बारे में, या ये गलती एज कंपेयर टू जो उन्होंने हमारे लिए कंट्रीब्यूट किया है उसके मुकाबले में छोटी है, पर ये इंसान थे, गलती हो सकती है इनसे। लेकिन मैं इनको एक्नॉलेज करता हूं इनके बड़े कामों के लिए जो हमारे लिए किया। लेकिन गलतियों पे पर्दा भी नहीं डालूंगा और ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं हुआ। और ये बात मैं इस बात पे खत्म करूंगा कि याद रखें, हमारे दीन में हमारे पास एक शख्सियत है जो तमाम गलतियों से मुबर्रा है, मासूम है और परफेक्ट है। यानी मेरे हिसाब से अगर इंसानियत ने अपना उरूज पाया है और वो अपने मैक्सिमम हाइट पे गई है, तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजह से गई है और उन्हीं की वजह से उसने वो उरूज पाया। लेकिन उनके लिए भी जो बिल्कुल गलतियों से मुबर्रा हैं, जो बिल्कुल पाक हैं और उनका कंट्रीब्यूशन इतना है कि किसी का हो ही नहीं सकता, उनके लिए भी हमारे दीन में हमें कहा गया कि उनको खुदा के बराबर नहीं लेके जाना। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर एक बिल्कुल परफेक्ट इंसान को भी हमें मना किया गया है कि हम उसको खुदा ना बनाएं, उसको अल्लाह का अब्द रखें, उससे मोहब्बत करें, उससे इश्क करें, उस पर दुरूद और सलाम भेजें, लेकिन उसको अल्लाह की बराबरी पे ना लेकर आए, तो ये सब कौन है? अपनी सोच को इस बारे में बदलें, एक अलग जाविये से चीजों को देखें। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम बहुत जल्द
आने वाले वक्तों में बहुत सारे हीरोज बनाएं, उनकी गलतियों को भी एक्नॉलेज करें, पर उनके कंट्रीब्यूशन को भी वाह वाह करें, और हम इंसानियत के सफर पे आगे चलें। ये है मेरा अलग जाविया। तो इस बारे में अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करें। ये मेरा ओपिनियन है, और मैं नहीं चाहता और मैं नहीं समझता कि यही सही ओपिनियन है, बस ये मेरा ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। सो ये मेरा सेक्शन था अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं, थोड़ा सियासी हो जाते हैं। चलो सियासी हो जाए, और अब बात करते हैं ये जो रीसेंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, और आईएसआई चीफ की नॉमिनेशन आई, और जो है वो जिक्र हुआ उस बारे में, और फिर वो नोटिफिकेशन, इमरान खान ने वो नोटिफिकेशन साइन नहीं किया। अगेन, जैसे मैं हमेशा करता हूं, मैं इस डिटेल में नहीं पहुंचना चाहता कि किसने क्या किया, किसका क्या राइट था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। बस कहानी छोटी सी ये है कि नोटिफिकेशन पे इमरान खान ने साइन नहीं किया। नॉमिनेशंस आई थी जनरल बाजवा की तरफ से, और उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा बंदा है, और उन्होंने जाके अनाउंस भी कर दिया। फिर उसके बाद इन दोनों की मुलाकात हुई, ये दोनों साथ बैठे, कुछ बातें तय हुई, जिसमें सुनने में ये आया कि इमरान खान चाहते थे कि जनरल फैज अभी अपनी सीट पर कायम रहें, क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है वो बहुत तेजी से चेंज हो रही है। और लेकिन बाजवा साहब ये कहते थे कि जनरल अंजुम आने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशन। इसमें जो सियासी पहलू मैं बात करना चाहता हूं, ये तो जो हो रहा है होता रहेगा, और ये तमाशा चलता रहेगा। जो सियासी बात मैं करना चाहता हूं, पहली बात यह है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, जो मेरे कुलीग्स, एक्स कुलीग्स हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो बड़े प्रो डेमोक्रेसी, एंटी स्टैब्लिशमेंट और इन सारी बातों पे यकीन रखते हैं। लेकिन जब ये एपिसोड चल रही है, तो यकायक मैं देख रहा हूं कि ये प्रो डेमोक्रेटिक लोग, ये वो लोग जो सिविलियन सुप्रीमेसी पे बिलीव करते हैं, या सो कॉल्ड बिलीव करते हैं, शायद इमरान खान से जिसे कहते हैं वो के बुग्स में इनको डेमोक्रेसी याद आती है, वो सडनली बड़े खुश हैं। उनमें एकदम से जिंदगी की एक रमक है, और वो समझ रहे हैं कि वाह जी, खेल तो खत्म हो गया। होना तो ये चाहिए था कि अगर आप प्रो डेमोक्रेटिक हैं, अगर आप फिर भी समझते हैं कि ये डमी गवर्नमेंट है, अगर वो स्टैंड ले रही है स्टैब्लिशमेंट के अगेन, तो आप उसको सपोर्ट करें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, आप ये देखो कि वो लोग जो पिछले 3 साढ़े अव्वल तो पहले दिन से फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज, वो बिलावल जो है वो ये बात कर रहे हैं गवर्नमेंट चलेगी नहीं, चलेगी नहीं, चलेगी नहीं, आज गिरी, कल गिरी, आज गिरी। और वो 3 साढ़े 3 साल ऑलमोस्ट पूरी कर चुकी है, और वो बड़ी बड़ी तकरीरें और सब कहानियां कर चुके हैं, और सडनली उनके अंदर ये बात आई है कि ओहो, हमें तो फौज से मोहब्बत हो गई है, ये तो हमारी फौज है। यानी ये वही फजलुर रहमान है जो फौज को कह रहे थे कि अपने अकल के नाखून लो, कुछ समझने की कोशिश करो, हैं? और अपने साथ आरएसएस के टाइप के इस्लामिक नाम पे फौजें बना रहे थे और खड़े हो रहे थे उनके ऊपर। और वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो खड़े होके वहां पे जनरलों के नाम ले लेके और उनको ब्लेम कर रहे थे कि ये मिसाइल हमने बनाए, ये चोरी हमने की, ये कहानी हमने की, उनको यकायक फौज से मोहब्बत हो गई। सो बात जानने की इसमें यह है कि इन लोगों की रियलिटी को आप जानें। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है कि आप इमरान खान को पसंद करते हैं या आप किसी और को पसंद करते हैं। इमरान खान के टेन्योर खत्म होता है, आपको लगता है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मत दें उसको वोट, मत सपोर्ट करें। लेकिन खुदा के वास्ते अपनी आंखों से पट्टियां खोलें। ये जो लोग डेमोक्रेसी के नाम पे आपको चूना लगा रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं आपको, इनकी तरफ मत जाएं। ये फिर दोबारा लाइनों में खड़े हो गए हैं उसी जीएचक्यू के गेट्स के सामने, ये कहने के ओहो जी, आपकी उधर बात नहीं बन रही, हम हाजिर हैं, हमें बारी दे दें, हम करेंगे आपके लिए सारे काम। और आप इनकी सपोर्ट में बाहर निकल रहे हो। और ये मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी इसमें आता है जो बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है। वो ये कि डेमोक्रेसी में किसी भी शख्स को, एक इंडिविजुअल को बेइंतहा पावर भी नहीं मिलनी चाहिए, एक्सट्रीम एब्सोल्यूट पावर भी नहीं मिलनी चाहिए। अब वो चाहे इमरान खान हो, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, किसी के पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में
कौमें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल्स पे रिलाय नहीं होता। जैसे बहुत मज़ाक़ ख़ेसा मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर, अक्सर लोग, खैर लोग पैसे बनाने के लिए काम करते हैं कि जी अभी फैज़, जनरल फैज़ की जगह एक जनरल अंजुम, अभी उसकी अपॉइंटमेंट की नॉमिनेशन भी नहीं हुई और तकरीरें शुरू हो गई कि ऐसा चीता जनरल आया है, ऐसा ये आया है और दबंग। ओ भाई, तुम जानते क्या हो, तुम्हें पता क्या है? पर ये कौम की जो एक साइकी है ना, थल्ले लग जाने की और लोगों के बस उनके जूते लिक करने की, इसको बदल देने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत ये है कि ये एक जनरल के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इंस्टीट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे वो आईएसआई का हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो पुलिस का हो, ठीक है? वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स मैटर ना करें, क्योंकि जब इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करेंगे, तो जो मैंने अभी आपसे टॉपिक बात की अब्दुल कदीर खान साहब के बारे में, फिर क्या होगा? अब्दुल कदीर खान साहब को आप एक्नॉलेज करेंगे, उनकी गलतियों को भी जांचेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपका इंस्टीट्यूशन, चाहे वो वहां हो या ना हो, चलता रहेगा। यहां पे भी यही होगा। इमरान खान हो या ना हो, सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो आए वो ऑनेस्ट हो, जो आए वो करप्ट ना हो, जो आए वो सच्ची बात कर सकता हो, स्टैंड ले सकता हो। वो ये ना हो कि अपनी घर की शादियों में अपने दुश्मन मुल्क के वजीर आजम को बुला के शादियां कराए। वो ऐसा ना हो कि जब दूसरे लोग तोहफे दें और वो अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए दें, तो वो उनके हार लेके चोरी करके भाग जाए। वो ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट हाउस में बैठे और 10-10% कट काटे, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी अमेंडमेंट करे कि जिसके बाद उसको पता हो कि वो एक सूबे की हुकूमत लेके 50 साल बैठ सकता है और वहां से पैसे खा सकता है। और फिर उन सारी बातों से बढ़ के लोग ऐसे ना हो। बहुत अफसोस होता है कि लोग ऐसे ना हो जो कहें खाता है तो लगाता तो है। अरे भाई, चीजें इससे बेहतर तो वो पिछला चोर ही था। ऐसे लोग ना हो। हमें इन चीजों को बिल्ड करने की जरूरत है और ये मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जो भी होगा सो होगा, हु केयर्स, होता ही आया है पाकिस्तान में। अगर इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, वो नए चमचे लेकर आ जाते हैं, तो नए चमचे ले आए। अगर ये मामला सॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, सो ग्रेट। बिकॉज अगर आप, वो कहते हैं ना कि अगर आप मैदान में उतरे हैं तो आपको उसके मैदान के, उस गेम के रूल्स आने चाहिए। तो अगर इमरान खान इस सिचुएशन को टैकल कर सकता है, सो गुड इनफ, बिकॉज उसने अपना हाथ खुद खड़ा किया था लीडर बनने के लिए पाकिस्तान के, सो करे। लेकिन जो हम लोगों को बातें सोचने की हैं वो ये कि हम चोरों को सपोर्ट ना करें। पहली बात, कुछ भी हो जाए, अगर हम प्रो डेमोक्रेटिक हैं और हम चाहते हैं कि सिविलियन इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश हों, तो जो कोई भी इन एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, कोई भी है, उसको हम सपोर्ट करें। हम इन प्रिंसिपल चीजों को सपोर्ट करें, लोगों को सपोर्ट ना करें। और फिर ये देखें कि हम और अवाम में भी, अपने आपस में भी लोगों को हम ये बात बताएं कि इट्स नॉट अबाउट इमरान खान, इट्स नॉट अबाउट नवाज शरीफ, इट्स नॉट अबाउट फजलुर रहमान या बिलावल भुट्टो या बेनजीर। बेसिकली जो ये चीज है वो आपकी जनरेशन के बारे में है, आपके फ्यूचर के बारे में है। मैं तो बाहर आ गया हूं, बाहर आके बैठा हूं, दिल मेरा भी वही है, लेकिन मेरी नस्लें कई और पल बढ़ रही हैं और फ्यूचर में उनका शायद किसी और चीजों से एसोसिएटेड है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि हमारे लोगों को यह बात समझ क्यों नहीं आती कि आज और कल और 1 महीने और 3 साल की बात नहीं हो रही, ये दिहाइयों की बात हो रही है। आज से 50 साल बाद जब आपके बच्चे 40-45 साल के होंगे, तो उस वक्त उनको क्या वक्त फेस करना पड़ेगा, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होगी, ये उस बारे में सोचें। सो ये मेरा आज का प्रोग्राम था और ये मेरा पर्सपेक्टिव था लेट्स गेट सियासी। देखेंगे ये तमाशा किस करवट बैठेगा और क्या होगा। प्लीज अपनी सजेशंस, अपने कमेंट्स मुझसे शेयर कीजिएगा इसके अंदर पोस्ट में, और मैसेज कीजिएगा कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, उनके बारे में भी मुझे बताइए। अगर कुछ ऐसे गेस्ट हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उनको लेकर आऊं और उनसे बात करूं, उस बारे में भी मुझे सजेशन दीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जाते जाते, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको, यूट्यूब चैनल गपशप विद आतिफ को सब्सक्राइब कर लें। इसको शेयर करें और लोगों के साथ जिनको आपको लगे कि वो इस बात को सुन के कुछ उनको सोचने को मिलेगा, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। इंशाल्लाह अगले इतवार फिर आपसे मुलाकात होगी इसी मौके पे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा और महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज।